चलो हम लोग ना कल जो पढ़ना स्टार्ट कर चुके थे SBIL वाले सब्जेक्ट में। एक तो मैंने सब्जेक्ट का बताया था छोटा सा कि क्या होता है इस सब्जेक्ट में। फिर हम लोगों ने पढ़ा था 4 पॉपुलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स थे। एक तो था सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा था पार्टनरशिप, तीसरा था कंपनीज और चौथा था LLP। और उसमें से हम लोगों ने ना अपना लेसन 2 पढ़ना स्टार्ट कर दिया था विच वाज रिलेटेड टू कंपनीज। और कंपनीज वाले टॉपिक में चला ना, कंपनीज वाले टॉपिक में वो इधर से बंद होगा, सारे सोचे तो बंद है ना, तो खिड़की पे बैठ जाओ। कंपनीज वाले टॉपिक में मैंने कल जो पढ़ाया था वो हमने पढ़ा था कि कंपनीज जो होती है वो रेगुलेट होती है बाय कंपनीज एक्ट। और एक पढ़ा था कि वैसे तो बहुत सारे रूल्स है कंपनीज से रिलेटेड, बट हमारे काम का होगा केवल इनकॉर्पोरेशन रूल्स, क्योंकि यहाँ इस सब्जेक्ट में हम कंपनी को चलाने नहीं वाले हैं, हम केवल कंपनी को बनाने वाले हैं, इनकॉर्पोरेट करवाएंगे। फिर कल मैंने बताया था आप लोगों को कि कंपनी के कुछ फीचर्स होते हैं, बताया था। अच्छा, बहुत सारी चीजें पढ़ चुके थे हम लोग कल, पर मैंने कहा था कि अभी रीडिंग बची हुई है हमारी, हमने केवल समझा था, अभी उसका पढ़ा नहीं था। फिर उसमें देखो मैंने बताया था कि एक कंपनी की होती है एक सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी आइडेंटिटी इसके इन्वेस्टर्स की आइडेंटिटी से एकदम अलग है। दूसरा मैंने बताया था परपेचुअल सक्सेशन, मेंबर्स सारे के सारे एक साथ गायब भी हो जाए तो भी कंपनी खत्म होगी। फिर तीसरा बताया था, ये कॉमन सील तो ठीक है, अगला था लिमिटेड लाइबिलिटी। यहाँ पर कंपनी के केस में मेंबर्स की लाइबिलिटी हो सकती है लिमिटेड, अगर कंपनी है लिमिटेड, जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप में या फिर पार्टनरशिप फॉर्म में कभी भी लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी नहीं। आखिरी मैंने बताया था कि ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर कर सकती है, ये स्यू भी कर सकती है, और अगर हम भी चाहें तो कंपनी को स्यू कर सकते हैं। पढ़ लिया था इतना फीचर्स में हमने। फिर मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज में बताया था, एक होता है स्टैट्यूटरी कंपनी, एक होती है रजिस्टर्ड कंपनी और एक होती है अनरजिस्टर्ड कंपनी। बताया था 3 तरह की कंपनीज होती है, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, अब हम लोगों ने कल इसके बारे में बिल्कुल शॉर्ट पढ़ा था। अब थ्योरी पर आओ फटाफट से। स्टैट्यूटरी कंपनी का मतलब होगा एक ऐसी कंपनी जो बनाई गई है अंडर अ स्पेशल एक्ट। है तो ये भी एक कंपनी, पर ये कंपनीज एक्ट में बनाई हुई कंपनी नहीं है, ये एक स्पेशल एक्ट में बनाई गई कंपनी है। क्योंकि ये कंपनी बनी ही है अंडर स्पेशल एक्ट, तो इसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे प्रोविजंस ऑफ दैट स्पेशल एक्ट। कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई होंगे नहीं। यहाँ तो लिखा है कंपनीज एक्ट डू नॉट अप्लाई, तो मतलब कंपनीज एक्ट नहीं लगेगा, पर ये तो कंपनी है, लेकिन अलग से प्रोविजंस बने हुए, अलग से एक्ट बना हुआ है, तो अब ये कंपनी उस एक्ट का कंप्लायंस करेगी, इसे कंपनीज एक्ट मानने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि ये बनी है इन द फॉर्म ऑफ अ कंपनी, परपेचुअल सक्सेशन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, लाइबिलिटी भी लिमिटेड होगी, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा कंपनी में होता है, बट ये कंपनीज एक्ट में बनी भी नहीं है। एक एग्जांपल दिया है, नाम सुना है क्या? RBI का क्या परपेचुअल सक्सेशन होगा? RBI में भी ना मेंबर्स होते हैं, और इसके सारे मेंबर्स अगर एक साथ चले गए तो RBI तो नहीं खत्म होगा, चलता रहेगा। RBI, LIC, ये सब अलग से एक्ट बना करके हमने इन सारी कंपनीज को किया है इनकॉर्पोरेट। अधिकतर देखा गया है स्टैट्यूटरी कंपनीज जितनी भी होती है, ये सब वही होती है जो या तो गवर्नमेंट ने इनकॉर्पोरेट की है या गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल्ड एंड ओन्ड है। स्टैट्यूटरी कंपनीज हमेशा गवर्नमेंट के ही कंट्रोल में रहती है। कभी सुना है RBI का मालिक अंबानी है? नहीं, RBI के कंट्रोल किसका है? गवर्नमेंट का। LIC अगेन गवर्नमेंट की ही कंपनी है। ये स्टैट्यूटरी कंपनीज बनाती भी गवर्नमेंट है, इनकॉर्पोरेट भी गवर्नमेंट करती है, और इसीलिए वो अलग से एक्ट भी स्पेशल एक्ट बना करके रखती है। हो गया स्टैट्यूटरी कंपनीज। अगले पॉइंट पर जाओ, अगला होता है
रजिस्टर्ड कंपनी। ये तो कह रहे हैं रजिस्टर्ड कंपनी मतलब जो कंपनीज एक्ट में बनी है, तो उसको क्या बोलते हैं? रजिस्टर्ड कंपनी। या तो जो बनी है अंडर कंपनीज एक्ट 2013, और वरना ऐसी कंपनीज जो इसके पहले वाले कंपनीज एक्ट में अगर बनी है तो इस तरह की कंपनीज को कहा जाएगा रजिस्टर्ड कंपनी। बनी भी है अंडर कंपनीज एक्ट, रजिस्टर्ड भी है अंडर कंपनीज एक्ट, तो कंपनीज एक्ट इनको बुलाता है अपने लिए रजिस्टर्ड कंपनी। हो गया। इनके ऊपर एक्ट कौन सा लगता होगा? कैसे पता चला कि कंपनीज एक्ट? रजिस्टर्ड कंपनी है, बनी ही है अंडर कंपनीज एक्ट, तो इसे कंपनीज एक्ट का कंप्लायंस तो करना पड़ेगा। ये बात अलग है कि एक रजिस्टर्ड कंपनी के ऊपर कंपनीज एक्ट के अलावा और भी दूसरे एक्ट भी लग सकते हैं, बट कंपनीज एक्ट तो डेफिनेटली लगेगा ही। जिस घर में बनी है उस घर के नियम मानने तो कौन से घर में बनी है? कंपनीज एक्ट में, तो वहां के नियम मानने तो पड़ेंगे। आगे समझ। अगर कोई कंपनी है रजिस्टर्ड कंपनी, तो रजिस्टर्ड कंपनी के फिर आगे इन्होंने कुछ क्लासेस बताए हैं। बेस्ड ऑन लायबिलिटी, ये रजिस्टर्ड कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट या तो होती है अनलिमिटेड और वरना होती है लिमिटेड कंपनी, या तो होगी अनलिमिटेड वरना होगी लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड का मतलब होता है जहां पर मेंबर्स की लायबिलिटी एक एक्सटेंट लिमिटेड है। अगर कोई कंपनी वाइंड अप हुई तो वाइंडिंग अप के दौरान यदि कंपनी को कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है तो ऑब्वियस सी बात है कि बिजनेस जिन लोगों का है, जो लोग मालिक है, वही लोग पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे, और कंपनी में मालिक हमेशा कहलाते हैं कंपनी के मेंबर्स। मेंबर्स की लायबिलिटी है, उनकी जिम्मेदारी है कि जब वाइंडिंग अप होगा कंपनी का, तब अगर पैसा कम पड़ा तो उन्हें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। लेकिन वो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे वो डिपेंड करता है कि ये कंपनी एक अनलिमिटेड कंपनी है या फिर एक लिमिटेड कंपनी है। अगर कंपनी है अनलिमिटेड, अगर कंपनी है तो ये अनलिमिटेड तो नाम से क्लियर हो रहा होगा कि मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। अनलिमिटेड होगी इसका मतलब इनका कोई लिमिट, कोई एक्सटेंट फिक्स पहले से नहीं है। अगर मेंबर्स को जरूरत पड़ी पेमेंट करने की तो जितना कम पड़ रहा है कंपनी को, अब मेंबर्स को पूरा का पूरा कंट्रीब्यूट तो करना पड़ेगा। मेंबर्स को अभी शुरू में ये पता ही नहीं है कि अंत में जाकर इनके ऊपर लायबिलिटी कितने अमाउंट की आ सकती है। इसका कोई लिमिट, कोई एक्सटेंट, कहीं पर कोई रोक या कोई लिमिट नहीं लगाई गई है। इनकी लायबिलिटी हो जाती है अनलिमिटेड, हो जाती है। ये रिस्की टाइप कंपनी है या सेफ टाइप कंपनी है? रिस्की टाइप क्यों है? मेंबर्स की कोई लिमिट लायबिलिटी की है ही नहीं, तो इनके ऊपर लिमिट हो सकता है जितना कमाया था उससे भी शायद ज्यादा आ जाए, तो भी इनको पे करना तो मालिक हो बिजनेस के, अगर कमाया है तो चुकाना भी ठीक है। दूसरी होती है, अच्छा इसकी एक बार ये पढ़ लो लाइन फटाफट से, जरा जोर से पढ़ के बताओ। लायबिलिटी ऑफ अनलिमिटेड होती है। ये कंपनीज या तो हो सकती है विद शेयर कैपिटल या फिर हो सकती है विदाउट शेयर कैपिटल। ये या तो होंगी और या तो होंगी। अगर कोई कंपनी अनलिमिटेड कंपनी है और इस कंपनी ने अगर शेयर इशू भी कर रखे हैं, तो मान लो एक शेयर 10 रुपए का है, तो कायदे से देखा जाए तो एक मेंबर की लायबिलिटी 10 रुपए के बराबर होती है। बट ये कंपनी अनलिमिटेड कंपनी है, यहाँ एक शेयर कितने रुपए का है हमें इससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ एक शेयर के बदले में आपने कितना पे कर दिया है हमें इससे भी कोई मतलब नहीं है। अगर वाइंडिंग अप के दौरान जिम्मेदारी आई तो इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ शेयर एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू कि आपने कितना पे कर रखा है, आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। आपको अपनी वैल्यू से आगे जाकर भी पेमेंट करना पड़ा तो करना तो देखो क्या होता है। अगर एक इन्वेस्टर ने 10 रुपए का एक शेयर था, कंपनी के शेयर थे 10 रुपए का एक शेयर, उसने खरीदे हैं 100 शेयर, तो कायदे से उसका अमाउंट जो उसे कंपनी को पे करना चाहिए कितना है? 1000 रुपीज उसे पे करना चाहिए। वो 1000 रुपए शेयर्स के पूरे पे कर चुका है। कायदे से देखा जाए तो हम तो यही समझते हैं कि अब इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं।
ये तब नहीं होती है जब कंपनी होती है लिमिटेड। यहाँ पर कंपनी है, 1,000 रुपए तो ये शेयर खरीदने के लिए पे कर ही चुका है। अब कंपनी हो रही है वाइंड अप, और वाइंडिंग अप के दौरान कंपनी कहती है एक एक शेयर होल्डर को 2,000 रुपए और पे करना पड़ेगा। अब ये व्यक्ति मना नहीं कर सकता, ये ऐसा नहीं बोल सकता कि मैंने तो 1,000 दे दिए हैं। आपने जानबूझकर इन्वेस्ट किया है एक अनलिमिटेड कंपनी में, आपको पता है अनलिमिटेड है मतलब यहाँ लायबिलिटी की कोई लिमिट रहेगी नहीं। तो कायदे से देखा जाए तो यहाँ इन्वेस्टर की जेब से एक बार में इन्वेस्ट करते समय निकल गए 1,000 रुपए, और वाइंडिंग अप के दौरान अनलिमिटेड लायबिलिटी होने की वजह से इसे पे करना पड़ेगा जो भी अमाउंट इसको चार्ज किया जाता है। अब आई बात समझ, लिमिटेड कंपनी और अनलिमिटेड कंपनी में से इन्वेस्टर के नजरिए से सोचकर बताओ कौन सी ज्यादा पसंद होगी? क्यों? पता नहीं कहां तक जाने वाली है हमारी लायबिलिटी, इससे ज्यादा हम पे बोझ आएगा नहीं। कंपनी के नजरिए से सोचकर बताओ कंपनी को कैसी अनलिमिटेड पसंद होगी? क्यों भला? जितना भी होगा सब लायबिलिटी मेंबर्स लेकर आ जाएंगे, कंपनी पे कोई भार आएगा नहीं। आगे समझ में, अगर कोई कंपनी है रजिस्टर्ड कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट तो या तो होती है अनलिमिटेड और वरना कंपनी होती है लिमिटेड। अब कंपनी लिमिटेड है इसका मतलब यहाँ पर मेंबर्स की भी लायबिलिटी पर एक लिमिट है, उससे ज्यादा मेंबर्स पे करने के लिए लायबल नहीं। कंपनी जब लिमिटेड कंपनी बनती है तो दो तरीके से बनाई जा सकती है, या तो लिमिटेड बाय गारंटी और वरना लिमिटेड बाय शेयर, या तो लिमिटेड बाय वरना लिमिटेड बाय। अच्छा, लिमिटेड बाय शेयर्स तो आप लोगों ने शायद सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है। लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब यहाँ इन्वेस्टर क्या खरीदता है, तो शेयर्स की तो फिर एक वैल्यू होगी, फिर जितनी वैल्यू की उसने शेयर्स खरीदे हैं उसको उतना अमाउंट पे, तो और उसकी लायबिलिटी भी एग्जैक्टली उतने ही अमाउंट तक है लिमिटेड, उससे ज्यादा अब इसको अपनी जेब से कुछ पे करने की जरूरत नहीं। वाइंडिंग अप के दौरान भी अगर इस इन्वेस्टर ने अपनी शेयर वैल्यू में से कुछ अमाउंट अनपेड छोड़ा है तो केवल उतना ही अमाउंट वो पे करने के लिए लायबल है जितना उसके शेयर वैल्यू पर उसे पे करना चाहिए था। अगर कंपनी को लॉस काफी ज्यादा है, कंपनी को लायबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो भी कंपनी अब इस इन्वेस्टर से और कुछ एक्स्ट्रा वसूल कर पाएगी नहीं। लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब जहां पर एक शेयर होल्डर की, एक मेंबर की लायबिलिटी उसके शेयर्स की वैल्यू तक के लिए रह जाती है लिमिटेड। शेयर्स की वैल्यू क्या होगी तो ये पढ़ के बताना जरा यहाँ से लाइन को। कंपनी लिमिटेड बाय मीन्स कितनी लिमिट होगी, ये कहाँ लिखा हुआ है? मेमोरेंडम में लिखा हुआ है, उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ होता है कि हमारा एक शेयर कितने रुपए का है और आपने जितने खरीदे होंगे मल्टीप्लाई कर लेना, इतने अमाउंट के लिए आप हो जाते हो लायबल। आगे पढ़ना, कहाँ गया? इफ एनी, आगे अनपेड ऑन द शेयर मतलब वो केवल उतने ही अमाउंट के लिए लायबल है जितना उसने अभी तक पे, उसके शेयर फुल्ली पेड अप है। अब कोई लायबिलिटी पार्टली पेड अप है, जितना अमाउंट अभी भी ड्यू है उतने अमाउंट के लिए वो हो जाएगा लायबल। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है, देखना जरा, एक शेयर होल्डर है, उसने 100 रुपए का एक शेयर खरीदा, इसमें से वो 85 रुपीज तो पे कर चुका है, तो इसकी लायबिलिटी तो अनलिमिटेड हो गई ना, 15 रुपए है। अच्छा, कंपनी वाइंड अप हो चुकी है, वाइंडिंग अप के दौरान कंपनी को जरूरत थी पैसों की और कंपनी को एक एक शेयर होल्डर से 20-20 रुपए चाहिए थे, ये कितना पे करेगा? नहीं 20, क्यों 15? लिमिटेड है और लिमिटेड बाय शेयर है, उतना ही अमाउंट पे करेगा जितना अमाउंट अभी भी आउटस्टैंडिंग है, ये होता है लिमिटेड बाय शेयर। दूसरा तरीका कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी को लिमिटेड करने का होता है लिमिटेड बाय गारंटी। अच्छा, अब तो 32 दे सकते हो। अगर शेयर्स लिमिटेड बाय शेयर्स में इन्वेस्टर की लायबिलिटी थी शेयर्स के अमाउंट जितनी, तो गारंटी में किसने गारंटी दी है? मेंबर ने। मेंबर ने क्या दी है? और गारंटी की उसने बता दी है लिमिट। गारंटी दी है इसका मतलब उसने कहा है ये पैसा लो, बिजनेस करो,
बिजनेस कर लेना, वाइंडिंग अप अगर हुआ और उस वक्त अगर जरूरत पड़ी तो मैं गारंटी देता हूं कि मैं इतने रुपए आपको पे करने को तैयार हूं। गारंटी देते समय उसने ऑलरेडी एक एक्सटेंट बता दिया है। एक्सटेंट फॉर एग्जांपल इसने ऑलरेडी कह दिया है मेरी गारंटी मैं 1 लाख रुपए देने को तैयार हूं। तो अब वो इन्वेस्टर वाइंडिंग अप के दौरान अगर कंट्रीब्यूट करेगा तो ज्यादा से ज्यादा 1 लाख, क्योंकि उसने अपनी गारंटी के ऊपर लगा दी है एक लिमिट। ये लिमिट ऑलरेडी प्रिस्क्राइब होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। कहां पर प्रिस्क्राइब होती है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये लिमिट ऑलरेडी प्रिस्क्राइब है। वहां ऑलरेडी लिखा हुआ होगा कि गारंटी की लिमिट कितनी है। अब जरूरत पड़ने पर कंपनी उस लिमिट से ज्यादा किसी इन्वेस्टर से कॉल कर पाएगी नहीं। हो गया? इतना समझ में आ गया? 2 तरह से होती है लिमिटेड। फटाफट से शुरू हो जाओ जरा। एक तो पहले तो ये बताओ, एक होती है स्टैट्यूटरी और दूसरी होती है रजिस्टर्ड। स्टैट्यूटरी के लिए बनते हैं स्पेशल लॉ और उस पे लगते भी हैं, उस पे कंपनीज एक्ट लगेगा। और रजिस्टर्ड वाली कंपनी कहाँ? कंपनीज एक्ट में, तो उसके ऊपर लगेगा भी कंपनीज एक्ट। आपको रजिस्टर्ड वाली कंपनी को भी 2 हिस्सों में बांट दिया है, या तो होती है अनलिमिटेड वरना होती है लिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब जहां पर कोई लिमिट प्रिस्क्राइब, ये कितने भी अमाउंट के लिए हो सकता है लाइबल। वो विद शेयर्स भी हो सकती है और विदाउट शेयर्स भी। वो पब्लिक भी हो सकती है और प्राइवेट कंपनी भी। लेकिन जो कंपनी होती है लिमिटेड, तो लिमिटेड वाली भी होती है 2 तरह की, या तो लिमिटेड बाय शेयर वरना लिमिटेड बाय। और ये लिमिट कहां प्रिस्क्राइब्ड है? मेमोरेंडम में। मेमोरेंडम में ऑलरेडी लिमिट्स के बारे में लिखा हुआ है। आगे समझ में? इन लिमिट्स का कोई फायदा है और कब इनकी जरूरत पड़ती है कि कितनी लिमिट तक कोई व्यक्ति लायबल माना जाएगा? वाइंडिंग अप पर जब कंपनी होती है वाउंड अप, उसके पहले हमें इस लिमिट की कोई जरूरत नहीं पड़ती। हो गया? समझ में आ गया? अनलिमिटेड कंपनी और लिमिटेड कंपनी में कोई अंतर है? कहां उसकी लायबिलिटी की कोई लिमिट ही नहीं है। जितना अमाउंट बचेगा, जितना अमाउंट एक्स्ट्रा हमें लगेगा, उतना मेंबर को देना ही पड़ेगा। ये अनलिमिटेड है। कंपनी के वाइंडिंग अप के दौरान चाहे कितना भी पैसे की जरूरत हो, मेंबर केवल उतना ही देगा जितना उसने बोल रखा है। ये होगा लिमिटेड। ये या तो होगा लिमिटेड बाय और वरना लिमिटेड बाय। आगे समझ में? पक्का? ये ना बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स है, इनको यही के यही याद करके खत्म कर लो। इनको घर तक पेंडिंग मत रखना। आगे घर पर जाकर आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी होगी डायग्राम्स वगैरह बनाने में। वो मैं हेल्प करवाऊंगी यहाँ पर कि कैसे डायग्राम्स बनाने हैं, बट प्रैक्टिस तो तुमको ही करनी है। तो घर पे वो वाले काम पेंडिंग रखना। वो पेंडिंग मतलब वो वाले काम घर जाके कर लेना। यहाँ पर एटलीस्ट ये सारी चीजें याद कर लो। ठीक है? हो गया? डायग्राम हवा में बना सकते हो क्या? चलो शुरू हो जाओ। यहाँ ऊपर लिखा है मैंने कंपनी। कंपनी कितने तरह की बताई अभी तक? 3। एक तो होती है स्टैट्यूटरी, फिर रजिस्टर्ड, फिर अनरजिस्टर्ड। स्टैट्यूटरी मतलब स्पेशल लॉ, कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा था रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड अंडर या तो कंपनीज एक्ट 2013 या इसके पहले वाले लॉज में। इसके ऊपर कौन सा एक्ट लगेगा? कंपनीज एक्ट। रजिस्टर्ड लिखा हुआ यहाँ पर, कितने हाथ निकालूं? फिर से 2, ये निकल गए। एक तरफ लिखा हुआ है लिमिटेड और एक तरफ लिखा है अनलिमिटेड। के कितने हाथ होंगे? एक भी नहीं होगा। अनलिमिटेड इज अनलिमिटेड, बट अनलिमिटेड के भी 2 टाइप्स है, या तो विद शेयर कैपिटल वरना विदाउट। पूछने भी बता रहे हो, या तो विद शेयर है या फिर अनलिमिटेड है। बताया तो था। अनलिमिटेड कंपनीज या तो होंगी हैविंग शेयर कैपिटल वरना होंगी विदाउट शेयर कैपिटल। माना शेयर कैपिटल है बट वहां पर उनकी लायबिलिटी वैल्यू तक लिमिटेड रहेगी नहीं। ये अनलिमिटेड कंपनीज या तो हो सकती है प्राइवेट या तो हो सकती है पब्लिक। अनलिमिटेड में भी शेयर कैपिटल होगी, माना है शेयर कैपिटल, बट किसी मेंबर की लायबिलिटी यहाँ शेयर की वैल्यू तक लिमिटेड रखी जाएगी नहीं। आगे समझ? दूसरी तरफ था लिमिटेड। लिमिटेड से कितने हाथ निकालूं? 2 निकल गए। एक तरफ लिखना है
लिमिटेड बाय शेयर, और एक तरफ लिखना है लिमिटेड बाय गारंटी। और दोनों ही जगह पर लिमिट कहाँ बताई गई है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। हो गया। अगले पॉइंट पर जाओ। इसके अलावा कंपनीज एक्ट में और भी कई तरह की कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं जो उनके नेचर की वजह से अलग नाम से पहचानी जाती है। बेसिकली वही है जो हम लोगों ने पढ़ा, रजिस्टर्ड और स्टैट्यूटरी कंपनीज, लिमिटेड, अनलिमिटेड। इसके अलावा भी कुछ कंपनीज है, जैसे सेक्शन 8 कंपनी है, जैसे फॉरेन कंपनी है। फॉरेन कंपनी मतलब कहाँ की होगी? आउट ऑफ इंडिया के बाहर। वेरी गुड। इसके अलावा होती है प्रोड्यूसर कंपनी। गेस करो, प्रोडक्शन से रिलेटेड होगी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगी। फिर होती है निधि कंपनी, जो हमको अभी यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। ये सारा ही डिटेल में पढ़ना है रादर, इसीलिए मैंने यहाँ से थ्योरी का पोर्शन पूरा कट ऑफ भी कर दिया है। मॉड्यूल में है, थ्योरी में लिखा है सेक्शन 8 क्या है, निधि क्या है, फॉरेन कंपनी क्या है, प्रोड्यूसर क्या है। यहाँ पर बिल्कुल जरा सा छींटे मार के छोड़ दिया है। तो इतना सा पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है, हमें ये सब चीजें डिटेल में पढ़ना है। तो जब डिटेल में पढ़ना ही है तो यहाँ से क्यों पढ़ेंगे छोटे छोटे में? तो इसको हम लोग लेंगे अब आगे। ये वर्ड अब आगे नहीं मिलेगा, लिस्टेड कंपनी। तो ये यहीं पे बता दो जरा, ये तो तुम लोग सेकंड ग्रुप पढ़कर आने वाले जानते हैं। लिस्टेड कंपनी मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। मैंने कहा था एक होती है प्राइवेट कंपनी और एक होती है पब्लिक कंपनी। प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में से कौन पब्लिक के सामने अपनी सिक्योरिटीज का इशू लेकर जा सकता है? पब्लिक कंपनी जाएगी ही, ऐसा जरूरी, लेकिन जाने लायक तो। अब अगर ये पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू लेकर आए तो जैसे ही पब्लिक इशू लाएगी, अब इस कंपनी को होना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड। जब तक वो पब्लिक इशू नहीं लाती है, कंपनी को लिस्टेड होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एक बार लिस्टेड हो गए तो आप पब्लिक की नजरों में भी आ चुके हो और रेगुलेटरी बॉडीज के भी। अब स्टॉक एक्सचेंज के नियमों को भी मानना तो ठीक है। अब लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन पढ़ के बताओ फटाफट से। अ कंपनी which has any of its securities, shares, securities, securities मतलब शेयर सब आते हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, जितनी तरह की सिक्योरिटीज है कंपनी में। कंपनी ने अगर सिक्योरिटीज में से कोई भी चीज लिस्टेड करवा दी है तो कंपनी कहलाएगी लिस्टेड कंपनी। कंपनी कहलाएगी। अगले पॉइंट पर जाओ, अगली हेडिंग पर जाओ, वहां लिखा है कि बेसिकली कंपनी के 3 टाइप्स होते हैं। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कंपनी का क्लासिफिकेशन और अब पढ़ रहे हैं कंपनी के 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है प्राइवेट कंपनी, दूसरा होता है और तीसरा होता है ओपीसी। एक होता है प्राइवेट, एक होता है पब्लिक, एक होता है ओपीसी। प्राइवेट कंपनी कैसी कंपनी होती है? प्राइवेट कंपनी होती है। पब्लिक कंपनी, वेरी गुड, पब्लिक कंपनी होती है। और ओपीसी 1% कंपनी हो। वेरी गुड, को इनॉपरेट भी कर दिया तुम लोगों ने। अब होता यह है कि प्राइवेट कंपनी के और पब्लिक कंपनी के अपने कुछ फीचर्स हैं। प्राइवेट कंपनी को कंपनीज एक्ट में डिफाइन करके इन्होंने बता दिया है, केवल इन्हीं कंपनीज को प्राइवेट कंपनी माना जाएगा। ये डेफिनेशन दी गई है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन सिर्फ 68 पे आ गए। इतनी ही डेफिनेशंस हैं, और भी है। ये सेक्शन नंबर 68 जो पढ़ रहे हो ना, ये सेक्शन 2 हर एक्ट में डेफिनेशंस का ही होता है। और उसके आगे जब सबसेक्शन नंबर लिखा होता है ना, तो इसका मतलब इतनी डेफिनेशंस तो ऑलरेडी है। ये कंपनीज एक्ट है, छोटा मोटा एक्ट तो हर टर्म को इन्होंने डिफाइन कर रखा है। तो सेक्शन 2 के सबसेक्शन 68 पर इन्होंने डेफिनेशन दे रखी है वर्ड प्राइवेट कंपनी की। प्राइवेट कंपनी का मतलब होता है एक ऐसी कंपनी जिसने अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के द्वारा, कौन सा डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं? गलती से भी इसकी जगह पर मेमोरेंडम नहीं लिखना है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक अलग डॉक्यूमेंट है, आर्टिकल्स एक अलग डॉक्यूमेंट है। जब यहाँ डेफिनेशन में इन्होंने लिखा है आर्टिकल्स, तो आपको भी अपने आंसर में लिखना होगा आर्टिकल्स।
आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, माना दोनों के बीच में गहरा रिश्ता है, लेकिन फिर भी आप एक दूसरे की जगह पर इनको रिप्लेस करोगे नहीं। आगे समझ में, एक ऐसी कंपनी जिसने अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये क्लॉजेस लिख रखे हैं। पहला, ये कंपनी अपने शेयर्स को, अपनी कंपनी के शेयर्स के ट्रांसफर के राइट्स को कर रही है रेस्ट्रिक्ट। एक प्राइवेट कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते। फ्रीली ट्रांसफरेबल का मतलब होता है जैसे आपने शेयर्स खरीदे किसी कंपनी के, जब मर्जी पड़े तब बेचो, जिसको मर्जी पड़े आप उसको बेचो, तो ये शेयर्स कहलाते हैं फ्रीली ट्रांसफरेबल। बट एक प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को कभी भी फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं रखा जाता। अगर आपने प्राइवेट कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, ऐसा नहीं कि ट्रांसफर कर नहीं सकते हो, करो, लेकिन किसको ट्रांसफर करोगे? वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करेंगे। आप ट्रांसफर कर भी सकते हो या नहीं कर सकते, ये भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपको डिसाइड करके बताएंगे। इनफैक्ट इन्होंने ऑलरेडी आर्टिकल्स में इस राइट को कर दिया होगा, रेस्ट्रिक्ट कर दिया होगा। ठीक है, देखो पब्लिक कंपनी में तो पब्लिक इन्वॉल्व हो सकती है। पब्लिक का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति, भीड़ में खड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति पब्लिक कहलाएगा। प्राइवेट कंपनी में पब्लिक इन्वॉल्व होगी नहीं। प्राइवेट कंपनी की खासियत यही है कि यहाँ जितने लोग आते हैं मेंबर्स बनके, सब जाने पहचाने लोग होते हैं, सब हमारे या तो फैमिली मेंबर्स होंगे, वरना फ्रेंड्स होंगे, वरना जाने पहचाने एम्प्लॉइज या इन्वेस्टर्स होंगे। एट लार्ज पब्लिक में से कोई भी व्यक्ति रैंडमली उठकर आए और बोले हम आपके मेंबर, तो ये चलेगा नहीं, क्योंकि प्राइवेट कंपनी का अपना एक लिमिट, अपना एक दायरा है। इसीलिए ये लोग अपने शेयर्स को हर किसी व्यक्ति को ट्रांसफर देंगे भी नहीं। अगर शेयर्स ट्रांसफर हुए तो इसी क्लोज कम्युनिटी के अंदर अंदर ही ट्रांसफर होंगे, किसी बाहर वाले व्यक्ति को ट्रांसफर किया जाएगा नहीं। आया समझ में? पहला पॉइंट, एक प्राइवेट कंपनी ने अपने आर्टिकल्स के द्वारा कर दिया होगा अपने शेयर्स के ट्रांसफर के राइट को रेस्ट्रिक्ट। अपने अपने मुंह से बोलो, काहे को? शेयर्स के ट्रांसफर के राइट को कर दिया है रेस्ट्रिक्ट। इसका मतलब हर कोई इन शेयर्स को ट्रांसफर करेगा, हर किसी को ट्रांसफर किया जाएगा नहीं। दूसरी बात, एक्सेप्ट फॉर वन पर्सन कंपनी, वन पर्सन कंपनी भी एक प्राइवेट कंपनी होती है, उसको छोड़कर बाकी जितनी भी प्राइवेट कंपनीज है, कहीं पर भी नंबर ऑफ मेंबर्स किसी भी हालत में 200 से ज्यादा हो पाएंगे, मतलब प्राइवेट कंपनी में भीड़ ज्यादा मिलेगी नहीं। ज्यादा से ज्यादा कितने मेंबर्स मिलेंगे? 200। 200 से ऊपर मेंबर्स की संख्या जाएगी नहीं। प्राइवेट कंपनी है ना, एक क्लोज कम्युनिटी में आती है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर्स भी लिमिटेड ही होंगे। अगर कंपनी को और पैसे की जरूरत है, और शेयर्स अलॉट करने हैं और नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ाने हैं, तो आप अपना स्टेटस बदलो, आप प्राइवेट लिमिटेड के बजाय बन जाओ फिर पब्लिक लिमिटेड। बट अगर प्राइवेट लिमिटेड हो तो दायरे में रहो, और लिमिट है नंबर ऑफ मेंबर्स की, ज्यादा से ज्यादा 200 मेंबर, इससे ज्यादा नंबर ऑफ मेंबर्स बनेंगे नहीं। एक मिनट, ऐसा क्यों लिखा है एक्सेप्ट फॉर वन पर्सन कंपनी? क्योंकि वन पर्सन कंपनी में तो नाम में लिखा हुआ है, इसमें मेंबर केवल एक ही होगा। लेकिन वन पर्सन कंपनी के अलावा जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं उनमें जा सकते हैं अप टू 200 मेंबर्स। 200 से ज्यादा जा पाएंगे पक्का। तीसरे पॉइंट, प्रोवाइडेड दैट पर जाओ। प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ है अगर दो से ज्यादा लोग मिलकर किसी प्राइवेट कंपनी में एक शेयर होल्ड करते हैं, एक शेयर मतलब ज्वाइंट होल्डर्स हैं। ज्वाइंट होल्डर्स कैसे? मिस्टर एंड मिसेस शर्मा ने मिलकर के एक प्राइवेट कंपनी में 10 शेयर होल्ड कर रखे हैं। तो वैसे तो हम नंबर ऑफ मेंबर्स जब काउंट करते हैं तो पर हेड काउंट कर लेते हैं, एक एक शेयर गिन लेते हैं। लेकिन जब मिस्टर एंड मिसेस शर्मा ने ज्वाइंटली होल्ड किया है शेयर को, हम मानेंगे जैसे कि ये 2 मेंबर्स नहीं बल्कि एक ही मेंबर है। 200 की लिमिट के अंदर कंपनी को रहना है, तो यहाँ एक एक शेयर गिनना बहुत जरूरी होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मिलकर के ज्वाइंटली किसी
किसी कंपनी के शेयर्स होल्ड कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी के, तो हम इन ज्वाइंट होल्डर्स को 2 या 3 हेड नहीं गिनेंगे, हम इन सबको मानेंगे जैसे ये सब मिलकर के एक सिंगल मेंबर है। आई बात समझ में? टोटल कितने हो सकते थे? 200। चलो कुछ ऐसा होता है 199 मेंबर्स ऑलरेडी है। कितने हैं? 199 हेड्स हमने गिन लिए हैं। अब इस कंपनी ने जाकर के मिस्टर एंड मिसेस शर्मा को ऑफर दिया था कि अगर आप चाहो तो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। मिस्टर शर्मा, मिसेस शर्मा जॉइंटली 199 मेंबर्स अलग से हैं, ये 2 लोग आकर के बोल रहे हैं हम जॉइंटली शेयर्स होल्ड करना चाहते हैं। नहीं कर पाएंगे ना, कैसे करेंगे? 199 ऑलरेडी है, 2 और आ रहे हैं तो वो तो 201 हो जाएंगे ना। जॉइंटली आ रहे हैं तो जॉइंटली आने पर हम इन दोनों को 2 तो फिर सिंगल काउंट किया जाएगा। अब आ गया समझ में? पक्का? इस 200 की लिमिट के अंदर जॉइंट मेंबर्स को सिंगल मेंबर काउंट किया जाएगा, पहला रूल। दूसरी बात, जब कोई प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय अगर अपनी ही कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं, प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय जो अभी एम्प्लॉयमेंट में है, अगर वही लोग अपनी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं, इनको 200 की गिनती में बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब अगर कंपनी के 100 एम्प्लॉयज हैं और सबने शेयर्स खरीद रखे हैं, तब भी हम मानेंगे जैसे कि इन एम्प्लॉयज को हम 200 की गिनती में बिल्कुल भी लेंगे नहीं। कंपनी के 100 अदर इन्वेस्टर्स हैं, कंपनी के 100 एम्प्लॉय इन्वेस्टर्स हैं। क्या मानूं कंपनी के टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? 100 क्यों मान रहे हो? 100 तो अदर इन्वेस्टर्स हैं और 100 एम्प्लॉयज भी तो हैं। एम्प्लॉयज को काउंट भी किया जाएगा। पक्का? अब कंपनी 50 नए इन्वेस्टर्स को लेकर आ रही है, नए लोग और आ रहे हैं 50। हाँ, थोड़ी ना पाएंगे, तो फिर 250 नहीं हो जाएंगे, 150 होंगे। क्यों? एम्प्लॉयज के अलावा 100 थे और अब आ रहे हैं और 50। हम मानेंगे जैसे एम्प्लॉयज तो इस 200 की गिनती का हिस्सा है ही नहीं। कौन कौन से एम्प्लॉयज को गिनती में नहीं लिया जाता? तो पहला, वो जो अभी हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट में है, उसने शेयर्स खरीदे हैं, हम उसको मेंबर्स की गिनती में लेंगे नहीं। दूसरा, ऐसा कोई व्यक्ति जो पहले कभी हमारी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट में था और जब वो जॉब करता था तब उसने शेयर्स खरीद रखे थे और वो इन शेयर्स को अभी भी होल्ड करके बैठा है, जबकि वो अब हमारे यहाँ पर जॉब पर नहीं है, तब भी हम इसको 200 मेंबर्स की गिनती में इंक्लूड करेंगे नहीं। माना ये व्यक्ति अब हमारे यहाँ पर जॉब पर नहीं है, बट इसने शेयर्स खरीदे तो तब थे जब एम्प्लॉयमेंट में था। एम्प्लॉय इज एन एम्प्लॉय, फ्रेश एम्प्लॉय भी एम्प्लॉय है और पास्ट एम्प्लॉय भी माना जाएगा जैसे वो भी एम्प्लॉय है। हम इन दोनों को ही 200 की गिनती में लेंगे नहीं। पक्का समझ में आ गया है क्या? आगे बढ़े, इतना क्लियर है? शुरू हो जाओ। इसके अलावा एक रेस्ट्रिक्शन और है आर्टिकल्स में। थर्ड रेस्ट्रिक्शन एक और डाला जाता है प्राइवेट कंपनी के केस में, जहां प्राइवेट कंपनी आर्टिकल्स में ही लिख चुकी है कि हम पब्लिक को अपने यहाँ इनवाइट करेंगे नहीं। हम पब्लिक को अपनी सिक्योरिटी सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट नहीं करेंगे। अपने रिश्तेदारों को इनवाइट कर सकते हैं, जान पहचान के लोगों को बुला सकते हैं, अड़ोसी पड़ोसी को उठा लाओ, एम्प्लॉय से शेयर भेज दो, उनको चलेगा। पब्लिक एट लार्ज को इनवाइट करेंगे नहीं। अगर ये कंपनी पब्लिक को बुलाना चाहती है तो फिर ये कंपनी प्राइवेट कंपनी भी कहलाएगी नहीं, फिर इसे अपने आप को करना पड़ेगा कन्वर्ट। काहे में? पब्लिक कंपनी में। प्राइवेट के रूप में बने हो तो फिर आपको प्राइवेट के रेस्ट्रिक्शंस को मानना तो ठीक है। देखो, पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी 2 रास्ते अवेलेबल हैं अगर आप किसी का बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हो। अगर कोई कंपनी, अगर कोई बिजनेस एकदम छोटे स्केल का बिजनेस है जहां अभी इनिशियली उसको बहुत पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अधिकतर सजेस्ट यही किया जाता है कि प्राइवेट कंपनी के फॉर्म में बन जाओ। पहला फायदा, एक तो बाहर के लोग आके कंट्रोल नहीं करेंगे। दूसरा फायदा, प्राइवेट कंपनी को एज कंपेयर टू पब्लिक कंपनी कंप्लायंसेस जो होते हैं वो करने पड़ते हैं थोड़े से कम।
ऑब्वियसली बात है, पब्लिक इन्वॉल्व ही नहीं है, घर घर के लोग इन्वॉल्व है, तो अगर आपने कुछ गलत किया भी तो ये आपस में निपट लेंगे। बाहर के लोग मतलब किसी रेगुलेटरी बोर्ड को ज्यादा इंटरफियर करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि एक छोटा सा बिजनेस है, इनिशियली बहुत बड़ा भी नहीं होने वाला है, इनिशियली बहुत पैसों की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है, तो इस तरह की बिजनेस में कॉस्ट कटिंग करवानी चाहिए। और कॉस्ट कटिंग करवाने के लिए आप इसे बना सकते हो इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट कंपनी। इसका इनकॉर्पोरेशन का खर्चा भी कम है, इसके कंप्लायंसेस भी कम है, फीस वगैरह भी इसको देनी पड़ती है कंपैरेटिवली कम। रही बात, कभी ना कभी तो ये कंपनी बड़ी कंपनी बनेगी, तो जब बनेगी तब अगर हम चाहें तो इसे कन्वर्ट भी तो कर सकते हैं। आ गया समझ में? ठीक है। एक प्राइवेट कंपनी के ये फीचर्स होते हैं जो डेफिनेशन में कंपनीज एक्ट में दिए गए हैं। फटाफट से रिपीट करो। एक प्राइवेट कंपनी का मतलब होता है अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल्स, बोलूं या मेमोरेंडम? एक काम करो, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स को नहीं, हम लिखेंगे सिर्फ आर्टिकल विच बाय इट्स आर्टिकल। क्या किया? पहला रेस्ट्रिक्ट कर देती है राइट टू ट्रांसफर द शेयर। दूसरा, एक्सेप्ट फॉर एन ओपीसी नंबर ऑफ मेंबर्स, मैक्सिमम कितने होंगे? 200 मेंबर, इससे ज्यादा हो पाएंगे। बट अगर कोई व्यक्ति शेयर्स होल्ड करता है, कैसे? जॉइंटली, तो उसको सिंगल मेंबर कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा एम्प्लॉइज के मामले में क्या करना है? एम्प्लॉइज को इस गिनती में, कौन सी गिनती में? 200 मेंबर्स की गिनती में इनको इंक्लूड किया जाएगा। अरे तो 300 तो एम्प्लॉइज ही है, 300 एम्प्लॉइज ने शेयर्स खरीद रखे हैं, तुम तो मना कर रहे हो 200 से ऊपर नहीं जाना है। पर एम्प्लॉइज को काउंट भी करेंगे नहीं। एम्प्लॉइज कैसे वाले लेने हैं? प्रेजेंट या पास्ट? बोथ, पक्का। लेकिन जब पास्ट वाले को लेने के लिए जाते हो ना, ये लाइन बहुत ध्यान से पढ़ो जरा। सेकंड वाला क्लॉज, बी वाला क्लॉज, पर्सन हु हैविंग बीन फॉर्मरली इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, मतलब ये पहले कभी जॉब पर था। आगे देखो एक और कंडीशन है, द मेंबर ऑफ द कंपनी, मतलब ये तब जब जॉब में था, तब ये सिर्फ जॉब में नहीं था, मेंबर भी था, और अब वो कंटिन्यू कर रहा है एज अ मेंबर। हम मानेंगे जैसे कि इसे गिनती में लिया जाएगा? नहीं। कंडीशंस यहाँ पर 3 है। वो पहले जॉब में भी था, दूसरा जॉब में रहते रहते ही वो बन गया था हमारी कंपनी का मेंबर, और अब कंटिन्यू कर रहा है। हम इसको गिनती में लेंगे। कंटिन्यू एज अ एम्प्लॉय कर रहा है या एज अ मेंबर? एज अ मेंबर, जबकि जॉब वो ऑलरेडी क्विट कर चुका है। अब मुझे एक बात बताओ, एक कॉम्बिनेशन बताओ। एक व्यक्ति पहले कभी हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट में था, जब वो जॉब करता था तब उसने शेयर्स खरीदे ही नहीं थे हमारी कंपनी के। वो अब जॉब छोड़ चुका है, और छोड़ने के बाद अब कहता है अब शेयर्स खरीदूंगा। इसको 200 की गिनती में लूं या ना लूं? लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? ये तो हमारा एक्स एम्प्लॉई है। कंडीशन क्लियरली लिखी है, जब वो पहले एम्प्लॉयमेंट में था तब वो मेंबर बन चुका था। अब ये वाले एग्जांपल में जो मैंने अभी दिया, ये एम्प्लॉयमेंट में तो था बट तब ये मेंबर नहीं था, और अब जॉब छोड़ने के बाद जब वापस आ रहा है एज अ एम्प्लॉय आ नहीं रहा है, अभी आ रहा है एज अ इन्वेस्टर, और एज अ इन्वेस्टर अब हम इनको 200 की गिनती में तो लेंगे। अब आ गया समझ में? पक्का। और तीसरा रेस्ट्रिक्शन है, ये कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं करेगी फॉर सब्सक्राइबिंग इट्स सिक्योरिटी। शेयर लिखा है, सिक्योरिटीज लिखा है। सिक्योरिटीज में सब्सक्राइब नहीं करने, मतलब इनवाइट, सिक्योरिटीज में सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट नहीं करेगी। शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए इनवाइट कर सकती है क्या? बॉन्ड्स में सिक्योरिटी, मतलब किसी भी सिक्योरिटी में पब्लिक को इनवाइट करेंगे पक्का। अगले पॉइंट पर जाओ। एक पॉइंट है जो यहाँ नोट करने लायक है, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होना चाहिए? 200 से ज्यादा चलेंगे। मेंबर्स का मतलब होता है शेयर होल्डर्स से। अगर इन्होंने कहा है 200 से ज्यादा मेंबर्स नहीं होना चाहिए,
डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं ना, वो लोग मेंबर्स की कैटेगरी में आएंगे नहीं। क्लियरली उन्होंने स्पेसिफिकली लिमिट लगाई है मेंबर्स पर, डिबेंचर होल्डर्स पे कोई लिमिट एप्लीकेबल। इसका मतलब इस कंपनी में नंबर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स 200 से ज्यादा हो गए तो भी चलेगा, बट ध्यान फिर भी इस बात का रखना पड़ेगा कि पब्लिक इशू मत लेकर आ जाना। पब्लिक इशू लाने के लिए हमने मना कर दिया है कि आप पब्लिक इशू सिक्योरिटीज का ही नहीं लेकर आओगे, मतलब ना शेयर्स का पब्लिक इशू आएगा, ना बॉन्ड्स का, ना डिबेंचर्स का। लेकिन जब 200 की लिमिट में रहना है तो 200 की लिमिट में हमें रखना है केवल कंपनी के मेंबर्स को। डिबेंचर होल्डर्स को 200 की लिमिट में टिके रहना वो ही जरूरी, वो 200 से ज्यादा हो गए तो भी। हाँ, लेकिन 200 से ज्यादा नंबर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स पब्लिक को इनवाइट करके नहीं बुलाए गए थे। ये सब कोई रिश्तेदार, फैमिली, फ्रेंड्स या एम्प्लॉइज ही है, हमने किसी बाहर वाले को इनवाइट किया भी नहीं है। आ गई बात समझ में? पक्का? चलो गर्दन ऊपर रखो और फटाफट से बताओ जरा, शेयर्स का पब्लिक इशू नहीं लाना है या सिक्योरिटीज का? डिबेंचर्स का पब्लिक इशू ला सकते हैं क्या? कोई सा भी पब्लिक इशू आएगा नहीं। लेकिन अगर कंपनी में लिमिट देखी जाए नंबर ऑफ पर्संस की, तो मेंबर्स की लिमिट देखना है या डिबेंचर होल्डर्स की? मेंबर्स तो शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स 200 से ज्यादा जा पाएंगे। डिबेंचर होल्डर्स चलेगा 200 से ज्यादा चलेगा, लेकिन पब्लिक इशू तो फिर भी लाएंगे। आ गया समझ में? पक्का है? अगले पॉइंट पर जाओ, नेक्स्ट पॉइंट पर जाओ। वहां पे लिखा है अगर कोई प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में से ये ऊपर बताए गए रेस्ट्रिक्शंस में से किसी रेस्ट्रिक्शन को हटा देती है, किसी रेस्ट्रिक्शन को, आर्टिकल्स में लिखा हुआ था, इन्होंने जाकर आर्टिकल्स को कर दिया ऑल्टर करने के बाद एक रेस्ट्रिक्शन का क्लॉज मिटा दिया, तो कह रहे हैं अब ये प्राइवेट कंपनी नहीं कहलाएगी, तो क्या बन जाएगी? पब्लिक कंपनी हो जाएगी। फिर इसे कन्वर्जन के सारे नियमों को मानना तो ठीक है। इसका मतलब प्राइवेट कंपनी वाला स्टेटस अगर होल्ड करना है तो आपको अपने आर्टिकल्स में इन 3 रेस्ट्रिक्शंस को लिखना, तो सिर्फ लिखना है या मानना भी है? ठीक है, किसी दिन आपने आर्टिकल्स को ऑल्टर कर दिया, एक आधे 3 में से कोई एक भी रेस्ट्रिक्शन अगर आपने हटा दिया या उसका नॉन कंप्लायंस कर दिया, हम मान लेंगे जैसे कि अब ये कंपनी प्राइवेट कंपनी है ही नहीं। हो गया? यहां तक समझ में आ गया? प्राइवेट कंपनी का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब कोई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है तो उसको अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड्स को क्लियरली लिखना पड़ेगा। अब या तो वो प्राइवेट लिमिटेड की पूरी स्पेलिंग लिखे, वरना pvt.ltd लिख दे चलेगा, वरना p.ltd लिख दे तो भी चलेगा। इंडिकेटिव वर्ड होंगे ना तो भी चल जाता है, बट आपको पब्लिक को ये बात बतानी तो पड़ेगी कि हमारी कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। आगे समझ में पूरा? कोई डाउट यहाँ तक? कंपनीज एक्ट का सेक्शन 3 कहता है, सेक्शन 3, अब इसका रेफरेंस हमको आगे और 2 बार मिलने वाला है। सेक्शन 3 कहता है कि किसी भी लॉफुल पर्पस के लिए अगर आप चाहो तो एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, लेकिन पर्पस, बिजनेस का पर्पस कैसा होना चाहिए? लॉफुल पर्पस के लिए। और अगर आप इस कंपनी को बना रहे हो प्राइवेट कंपनी की तरह, तो यहां होने चाहिए कम से कम 2 मेंबर्स। यहां लिमिट इन्होंने दोनों तरफ बता दी, ज्यादा से ज्यादा 200 और कम से कम 2 मेंबर्स, मतलब दोनों 0 हटा दो तो मिनिमम और 2 0 लगा दो तो मैक्सिमम। हो गया? कम से कम 2 मेंबर्स चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 200 मेंबर्स। 2 से कम चलेंगे और 200 से ज्यादा चलेंगे नहीं। अगर ये कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है तो लॉफुल पर्पस के लिए आप इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं विद मिनिमम 2 मेंबर्स। ये 2 मेंबर्स ऐसे होंगे जिन्होंने इस कंपनी के मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स को सब्सक्राइब किया होगा। सब्सक्राइब किया होगा मतलब इन्होंने ही साइन किया होगा इस मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स के लास्ट पेज पर। जब कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो इनकॉर्पोरेशन के दौरान हमें मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की कॉपी आरओसी के पास फाइल करना पड़ती है।
मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स की कॉपी के ऊपर कंपनी के फर्स्ट मेंबर्स मतलब जो इस कंपनी में सबसे पहले मेंबर्स हैं, इन लोगों को इसके ऊपर करना पड़ता है साइन। और ये वही मिनिमम 2 लोगों के साथ तो इस कंपनी को हमें बनाना पड़ेगा। कितने? 5 लोग मिलकर कंपनी बना रहे हैं, चलेगा? बुरा तो नहीं मानोगे? कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 200। इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर भी हमें 2 डायरेक्टर्स की जरूरत तो पड़ेगी ही, कम से कम 2 डायरेक्टर्स की जरूरत पड़ती है। अगर चाहे तो कंपनी के वही 2 मेंबर्स जो फर्स्ट मेंबर थे कंपनी के, वही लोग अगर चाहे तो डायरेक्टर भी बन जाए। हमें 2 नए चेहरे चाहिए ऐसा नहीं बोला है, हमें चाहिए मिनिमम 2 मेंबर्स, मिनिमम 2 डायरेक्टर्स। यही 2 मेंबर्स 2 डायरेक्टर्स बन जाए हम बुरा मानेंगे नहीं। आ गया समझ में? खत्म हो रहा है, फटाफट से मुंह खोल के बोलो। प्राइवेट कंपनी में कितने रेस्ट्रिक्शंस होते हैं? कुछ ऊपर पढ़ा था हम लोगों ने, रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, आर्टिकल्स में लिखे जाते हैं। कितने पॉइंट्स थे? 3 पॉइंट्स थे। 3 रेस्ट्रिक्शंस में पहला था रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था लिमिट ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स, इसमें जॉइंट को माना जाएगा ए, और किसे इंक्लूड नहीं करते हैं? एम्प्लॉइज में से कौन सा? प्रेजेंट या पास्ट? दोनों। लेकिन पास्ट वाले को केवल तभी इंक्लूड नहीं करते जब वो पहले हमारा एम्प्लॉय था, तभी रहते रहते ही उसने शेयर ले लिए थे और अब वो कंटिन्यू कर रहा है एज अ मेंबर, नॉट एज अ एम्प्लॉय। तो अगर वो तब भी एम्प्लॉय और मेंबर दोनों था, अब वो मेंबर रह चुका है, हम इसको अभी भी इंक्लूड करेंगे नहीं। हो गया? इसके अलावा हमने पढ़ लिया है एक और रेस्ट्रिक्शन आता है, कौन सा? पब्लिक को इनवाइट करेंगे। ये जो 200 मेंबर्स का लिमिट है, मेंबर्स पे है या अदर सिक्योरिटी होल्डर्स पर भी है? सिर्फ मेंबर्स पे, डिबेंचर होल्डर्स पे ये लिमिट, लेकिन पब्लिक इशू तो किसी का भी नहीं आएगा, ना शेयर्स का ना डिबेंचर्स का। इस प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के बाद क्या लिखना पड़ता है? प्राइवेट लिमिटेड पूरी स्पेलिंग लिखनी है या छोटा फॉर्म भी चलेगा? छोटा फॉर्म भी चलेगा, बट लिखना तो। अच्छा, अगर ये कंपनी के आर्टिकल्स में से, इन रेस्ट्रिक्शंस में से एक भी हट गया तो अब ये प्राइवेट रहेगी, क्या बन जाएगी? पब्लिक कंपनी। कितने मेंबर्स चाहिए मिनिमम? और डायरेक्टर्स यही 2, वो 2 बन जाए तो चलेगा? बुरा नहीं मानोगे? ठीक है, अगले पॉइंट पर जाओ। एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइवेट कंपनी आपके मॉड्यूल में लिखा हुआ है। अब हालांकि इन एग्जाम्पल्स को तो क्या ही पढ़ोगे, मतलब कोई सेंस बनता नहीं, सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम लिखे हुए हैं। ये बजाय यहाँ से पढ़ने के ऐसे रैंडमली कभी भी किसी भी कंपनी का नाम सर्च करना, जैसे अगर आप कहीं पे शॉपिंग कर रहे हो ऑनलाइन, या अगर आपने कहीं से कोई प्रोडक्ट खरीद लिया है, तो जिस भी कंपनी का प्रोडक्ट खरीद लिया हो, रैंडमली जाकर के देखना ये प्राइवेट है या पब्लिक है। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलो। हाँ, उनको शेयर होल्डर्स की कैटेगरी में तो इंक्लूड कर रहे हैं, मैक्सिमम लिमिट में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। मैक्सिमम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हो कि उनको मेंबर्स मानना ही नहीं है। जब वो डायरेक्टर्स के रूप में अपॉइंट होते हैं तो हम उन्हें एम्प्लॉयज की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक पूरी डिफरेंट कैटेगरी है, एम्प्लॉयज उसके नीचे वाली कैटेगरी में आता है। हम इनको 2 मेंबर्स मानेंगे प्लस 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी मानते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पर जाओ। अगला है पब्लिक कंपनी। तो अभी क्या पढ़ रहे थे? अच्छा, गेस करो। जो इन्होंने डेफिनेशन बहुत अच्छी बना के दी है, इन्होंने कहा है पब्लिक कंपनी का मतलब होती है एक ऐसी कंपनी, तो वो क्या है? तो फिर प्राइवेट की भी डेफिनेशन ऐसी होगी? नहीं, उसकी डेफिनेशन इलॉबरेटिव है। तो कहना क्या चाह रहे हो? जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक है, तो उसमें तो रेस्ट्रिक्शन है ट्रांसफर पे, इसमें नहीं है। वहां तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दे रखा है 200। यहाँ ऐसी कोई लिमिट, इनफैक्ट कोई लिमिट नहीं है। यहाँ नंबर ऑफ मेंबर्स चाहे कितने भी हो जाए, हम मतलब लॉ का इसके ऊपर कोई लिमिट लगाया हुआ नहीं है। लेकिन वहां तो लिखा था पब्लिक को इनवाइट मत करना। तो ये तो पब्लिक कंपनी है, ये तो बनी ही इसी पर्पस से है कि अगर चाहे तो पब्लिक को इनवाइट कर सकती है। सारी रोक टोक किसके ऊपर है?
और कौन बिंदास जा सकता है जब? पब्लिक कंपनी, पक्का। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन एक लाइन में इन्होंने खत्म कर दी थी, फिर प्रोवाइडेड दैट करके एक नया फैंसी आइटम लेकर आए हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि एक पब्लिक कंपनी का मतलब होता है एक ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, तो वो क्या है? पब्लिक कंपनी। लेकिन अगर एक पब्लिक कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी है, सब्सिडरी का मतलब जिस कंपनी के नॉट लेस देन, कुछ नाम सुना है सब्सिडरी कंपनी तुम लोगों ने पहले? 50% शेयर होल्ड कर रखे हैं अगर किसी और कंपनी ने, तो जिसके 50% मिनिमम शेयर होल्ड, मोर देन 50% होल्ड कर रखे हैं, वो कंपनी बन जाती है सब्सिडरी कंपनी। जिसके शेयर होल्ड कर रखे हैं वो सब्सिडरी कंपनी। एक कंपनी है जो पब्लिक कंपनी है, अगर इस पब्लिक कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी भी होगी ना, फिर वो सब्सिडरी भले प्राइवेट कंपनी की तरह रजिस्टर्ड है, बट हम उसको मान रहे हैं जैसे कि ये कंपनी भी है अपने आप में एक पब्लिक कंपनी। वो सचमुच की पब्लिक कंपनी नहीं है। देखो यहाँ पे वर्ड मिलेगा डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी, वर्ड मिल रहा है सेकंड लाइन में। डीम्ड टू बी का मतलब ये है नहीं पब्लिक कंपनी, बल्कि हम इसको मान रहे हैं, जैसे ये भी बन गई है अपने आप में एक पब्लिक कंपनी। हो गया, चलो शुरू हो जाओ। पब्लिक कंपनी तो वो होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती, पब्लिक कंपनी तो है पब्लिक कंपनी। अब इस पब्लिक की अगर कोई सब्सिडरी है, फिर माना तो सब्सिडरी कंपनी के आर्टिकल्स में प्राइवेट कंपनी वाले रेस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन फिर भी डीम टू बी अ पब्लिक कंपनी हम मान लेंगे, जैसे वो सब्सिडरी कंपनी भी बन चुकी है एक पब्लिक कंपनी। आ गया समझ? पक्का? सर सीधी सी बात करें कि पब्लिक कंपनी ने जिस कुछ हुआ वो पब्लिक मान लिए जाते हैं। आ गया समझ में? चलो फटाफट से पढ़ के बताओ, ये सेकंड वाला पैराग्राफ पढ़ के बताओ। प्रोवाइडेड दैट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ, मतलब एक नॉट प्राइवेट कंपनी की अगर कोई सब्सिडरी है, ये क्या बोल रहे हैं? नॉट प्राइवेट कंपनी मतलब पब्लिक कंपनी की अगर कोई, आगे पढ़ो, शैल बी, तो उसको भी क्या मान लूं? ठीक है, आगे पढ़ो। इवन वेयर से पढ़ो, इवन वेयर सच कंटिन्यूस टू बी अ, मतलब सब्सिडरी अगर देखा जाए तो उसका इनेट ही प्राइवेट कंपनी का है, लेकिन फिर भी क्या मान रहे हैं? क्योंकि इसने गलती क्या कर दी? ये पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, बस इतनी सी बात के लिए हम इसको मान रहे हैं, जैसे ये भी हो चुकी है एक पब्लिक कंपनी। आ गया समझ? अगले पॉइंट पर जाओ। सेक्शन 3 मैंने अभी कहा था ना, 3 का 1 हमें आगे और 2 बार मिलने वाला है। जैसे 3(1) में पहले एक क्लॉज में लिख दिया गया है कि अगर कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी की तरह बनना चाहती है तो उसमें होने चाहिए मिनिमम 2 मेंबर, मिनिमम 2 मेंबर्स। सिमिलरली अब यहाँ लिखा है फॉर पब्लिक कंपनी, और सीधे बैठ, पब्लिक कंपनी में होने चाहिए मिनिमम 7 या उससे ज्यादा मेंबर्स। पब्लिक में चाहिए मिनिमम, इतने तो प्राइवेट में भी होते हैं। प्राइवेट में मिनिमम कितने? 2, और पब्लिक में मिनिमम, कहाँ नंबर ज्यादा दिख रहा है? पब्लिक में ज्यादा दिख रहा है, वहां बनते से ही सबसे पहले दिख रही होगी भीड़ कंपैरेटिवली। एक मिनट, केवल 2 ही लोग हैं हमारे पास। कौन सी कंपनी बना है? प्राइवेट। हमारे पास 8 लोग हैं, कौन सी कंपनी? प्राइवेट भी चलेगी, और अरे प्राइवेट होना चलेगी, प्राइवेट में तो 2 मेंबर्स होते हैं ना, मिनिमम 2 है, 2 से ज्यादा हो गए तो भी तो चलेगा। 8 मेंबर्स के साथ आप प्राइवेट कंपनी भी बना सकते हो और पब्लिक कंपनी भी। हो गया? इसी में देखो आगे लिखा हुआ है 7 या उससे ज्यादा मेंबर्स होने चाहिए जो मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करेंगे। आवाज से बंद। सेकंड पॉइंट पर जाओ। अगर कोई व्यक्ति पब्लिक में से आकर के ये कहता है कि हम इस कंपनी के मेंबर बनना चाहते हैं, ये रैंडमली कोई भी व्यक्ति हो सकता है, पूरी भीड़ का कोई भी एक चेहरा, वो अगर चाहे तो यहाँ पब्लिक कंपनी में आकर के बन सकता है कंपनी का मेंबर। प्राइवेट कंपनी इस तरीके से किसी भी अनजान को अपने यहाँ पर मेंबरशिप देगी नहीं।
लेकिन एक पब्लिक कंपनी को ये अलाउड है। नेक्स्ट पॉइंट पर जाओ, यहाँ पर लिखा है कि यहाँ नंबर ऑफ मेंबर्स की लिमिट है। यहाँ तो लिखा है इज लिमिटेड टू 200, नॉट लिमिटेड टू 200, मतलब यहाँ 200 की कोई लिमिट लगेगी? तुमने तो कहा लगेगी लिमिट 7 मेंबर्स, मिनिमम 7 चाहिए और मैक्सिमम अनलिमिटेड। क्या मतलब क्या होता है? कितने भी हो सकते हैं। ये तो 500-600 हो गए तो 2-3 लाख हो गए, ऐसा थोड़ा होता है। कितने पे भी जाने दो, कोई लिमिट रहेगी। ठीक है, अगले पॉइंट पर जाओ। ये क्या लिखा है? फ्रीली ट्रांसफरेबल। क्या? अच्छा, शेयर्स बन से बत्ती दिए जाते, शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। तुमको कैसे पता? तो पब्लिक तो वो होती है जो प्राइवेट नहीं होती है, अब प्राइवेट में तो रेस्ट्रिक्शन होता है ट्रांसफर का। हाँ, तो ये पब्लिक वाली प्राइवेट थोड़ी ना है, तो ये रेस्ट्रिक्शन लगाएगी। तो क्या इसके शेयर्स, पूछ रहे हो कि बता रहे हो? इसके शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल है, जहां मर्जी जिसको जिसको ट्रांसफर देना चाहता है वो ट्रांसफर दे सकता है। आगे समझ? क्या पब्लिक कंपनी ये बोल सकती है कि ये जिसको आपने शेयर ट्रांसफर की इसकी शक्ल पसंद नहीं आ रही है, मत दो शेयर? नहीं, कंपनी को ये नए मेंबर को रजिस्टर करना तो आ गया समझ में? कोई डाउट इसमें? पब्लिक कंपनी यहाँ आकर के हो रही है खत्म। फटाफट से बोलकर बताओ पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन, विच इज खत्म। डेफिनेशन ही खत्म। इसकी सब्सिडरी का करो कुछ। एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी भले ही वो, हाँ, लेकिन डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी होगा। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, मिनिमम 7, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, कितने भी हो सकते हैं मेंबर्स, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है इसके शेयर फ्रीली है ट्रांसफरेबल, जिसको मर्जी बेच दो। पब्लिक में से कोई भी व्यक्ति रैंडमली उठ के यहाँ पे मेंबर बन पाएगा? उधर तो नहीं बन रहा था, वो प्राइवेट थी और ये। ठीक है, अगले पॉइंट पर जाओ। यहाँ एग्जांपल्स दे रखे हैं पब्लिक कंपनी के, एक बारी केवल नाम पढ़ के तसल्ली कर लेना। अच्छा, प्राइवेट कंपनी के नाम के आगे एक वर्ड लिखते हैं प्राइवेट लिमिटेड। सिमिलरली अगर कोई पब्लिक कंपनी है ना, उसको भी अपने नाम के आगे लिखना होता है। क्या लिखेगा? तो पी कहाँ गया? अरे तो ये पब्लिक भी तो पी से ही स्टार्ट हो रहा है ना। अच्छा जी, क्योंकि अब ये पब्लिक लिमिटेड है, इसको ये वर्ड पी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये सीधा लिख देगा वर्ड लिमिटेड। प्राइवेट अगर मिसिंग है तो ये ऑब्वियस है कि ये कंपनी है एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी। आगे समझ? अगले पॉइंट पर जाओ। अगला है, इतनी जल्दी पागल हो गए हो क्या? कितनी बजे से कितनी बजे तक था? 1:30 से 2:30 तक। बाहर आ गए क्या बच्चे? जाओ।